हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू विधि की मिताक्षरा विधि की। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे बहुत दिनों से कि मिताक्षरा विधि पर वीडियो बनाइए, तो आज हम आपके लिए मिताक्षरा विधि पर ही वीडियो लेकर आए हैं। तो इसमें आगे मिताक्षरा विधि को जाने उससे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर हिंदू विधि क्या है, इसकी प्रकृति और उत्पत्ति क्या है। तो इससे रिलेटेड जो सभी कुछ वीडियो में जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां जाकर आप डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी हिंदू विधि की शाखाओं की, यानी स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की। तो इसमें दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? मिताक्षरा और दायभाग। ये क्या है, इनके बारे में, दोनों ही क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ मिताक्षरा विधि के बारे में बात करेंगे, दायभाग के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो पूरी डिटेल में मिताक्षरा विधि पर ही बेस्ड है। इससे इन शाखाओं का उद्भव कैसे हुआ, यानी इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। ये क्या कहती हैं, क्या क्या प्रावधान करती हैं, ये सभी इसमें जानेंगे। और इससे रिलेटेड केस लॉज को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके ओरिजिन की। तो इनकी ओरिजिन की बात करें तो शुरुआत में जो हिंदू न्याय शास्त्र है उसमें कोई भी शाखा नहीं थी, यानी कि तब शुरुआती लेवल पर इन शाखाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। इन शाखाओं का जो प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ, यानी ओरिजिन कैसे हुआ, वो स्मृतियों की व्याख्या से हुआ। यानी कि स्मृतियों की जो व्याख्या की गई उनसे ही ये अस्तित्व में आई। अब ये जो व्याख्याएं थी ये स्थानीय प्रथाओं को ध्यान में रखकर की गई, और ये जो प्रथाएं थी अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न थी, यानी कि हर जगह पर अलग अलग थी। तो इसके दौरान जो स्कॉलर्स थे बड़े बड़े, यानी जो टीकाकार थे, तो उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाया और जो लोकल ट्रेडिशंस और सिस्टम्स थी, यानी कि जो स्थानीय प्रथाएं और व्यवस्थाएं थी, उनको इसमें शामिल किया। अब इनको शामिल करने की वजह से जो टीकाकार थे उनके अलग अलग दृष्टिकोण थे, अलग अलग प्रथाएं उन्होंने शामिल की थी, व्यवस्थाएं शामिल की थी। तो जाहिर बात है उनके विचारों में असमानता आनी लाजमी थी। अब ये जो उनके द्वारा दृष्टिकोण अपनाए गए वो किसी जगह पर स्वीकृत हुए और दूसरी जगह पर अस्वीकृत भी हुए, और इन्हीं भिन्नताओं के कारण ये जो शाखाएं हैं ये अस्तित्व में आई और वहीं से इनका उद्भव हुआ। चलिए अब हम आगे इन सब के बारे में जाने, इससे पहले हम इससे रिलेटेड केस लॉज देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रुत्से पट्टी बनाम राजेंद्र 1839। इसमें प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हिंदू विधि में जो अलग अलग पद्धतियां हैं उनके ओरिजिन का जो श्रेय है वो विभिन्न स्थानीय रिवाजों को है जो कि भारत के हर हिस्से में प्रचलित हैं। टीकाकारों ने जो स्मृतियों की टीका की उस समय स्थानीय प्रथाओं को भी शामिल कर लिया था, जैसा कि हमने पहले बताया। इसलिए हर प्रांत की स्थानीय प्रथाओं और व्यवस्थाओं में भेद होने के कारण जो विधि है उसमें भी अंतर आया, यानी कि फर्क आया। अगला कौन सा है? कलेक्टर ऑफ मदुरै बनाम मुट्रालिंगम 1868। इसमें प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा? उसने कहा कि हिंदू विधि की जो बहुत प्राचीन स्रोत हैं, यानी कि जो स्मृतियां हैं, समस्त शाखाओं में सामान्य हैं, और जो टीकाकार हैं उन्होंने प्राचीन व्यवस्थाओं का टीका करते समय विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया, जैसे कि हमने अभी कहा। और ये दृष्टिकोण एक जगह पर स्वीकार किए गए तो दूसरी जगह पर अस्वीकार भी किए गए, और इन्हीं भिन्नताओं के कारण जो है अलग अलग शाखाओं का जन्म हुआ। तो ये इससे रिलेटेड केस लॉस थे। चलिए अब हम हिंदू विधि की शाखाओं की बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दायभाग। आज की जो वीडियो है वो मिताक्षरा विधि पर ही बेस्ड है। लेकिन पहले हम जानेंगे कि ये जो दोनों हैं मोटा मोटी किस बारे में बात करती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो ये दोनों ही शाखाएं हैं स्त्री और पुरुष के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार जाहिर करती हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का विषय ही इनमें से एक दूसरे से अलग करता है। इन्होंने हिंदू कानून का दायरा बढ़ाया। जो ये शाखाएं हैं हिंदू कानून के दायरे को बढ़ाती हैं और इसके विकास में जो है स्पष्ट रूप से योगदान देती हैं। इन शाखाओं की प्रासंगिकता केवल हिंदू विधि के असंहिताबद्ध क्षेत्रों के संबंध में है। चलिए अब मिताक्षरा विधि या शाखा की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके मतलब को जानते हैं कि आखिर मिताक्षरा का मतलब क्या है। तो मिताक्षरा का मतलब है सीमित अक्षरों वाला या एक संक्षिप्त सार संग्रह। अब जैसे कि हमने बताया
कि अलग अलग टीकाकारों ने जो व्याख्याएं की स्मृतियों की, उन्हीं से इन शाखाओं का जन्म हुआ। तो जाहिर बात है कि इसके टीकाकार भी होंगे। तो वो टीकाकार कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। और इन्होंने जिस स्मृति की व्याख्या से इस विधि का, जो इस शाखा का है, जन्म हुआ, वो कौन सी स्मृति है? याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी और मिताक्षरा विधि कहलाई। इसका रचना काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि दाएं भाग के पूर्व का काल। हिंदू विधि के ये दो प्रमुख स्कूलों में से एक है। जैसे कि हमने बताया कि दो प्रमुख स्कूल है, मिताक्षरा और दाएं भाग, और ये उत्तराधिकार के नियम को डिफाइन करती है। चलिए अब हम मिताक्षरा विधि या शाखा की विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है, जैसा कि हमने बताया, और इसको सामान्यतः संक्षिप्त और मुख्य रूप से जो संगत मामले हैं उनका वर्णन करती है। संयुक्त परिवार प्रणाली के सिद्धांत पर यह आधारित है और इसमें पैतृक संबंधी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के मध्य विरासत या उत्तराधिकार व संपत्ति के अधिकारों को के नियमों को जो है ये नियंत्रित करती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार देती है। व्यावहारिक रूप से हिंदू विधि की जो सभी प्रमुख स्मृतियां हैं उनका सारांश इसमें मिलता है और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत व्यापक है, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और अन्य भाग को छोड़कर ये पूरे देश में लागू है। और ये हिंदू न्यायशास्त्र में संपत्ति के अधिकार के लिए विधि की सर्वमान्य पुस्तक मानी जाती है। अब इसको भी आगे जो मिताक्षरा विधि है, ये तो इसकी विशेषता हो गई, इसको आगे भी 4 उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है वो? पहला तो है बनारस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिथिला स्कूल है, महाराष्ट्र अथवा बॉम्बे स्कूल है और द्रविड़ अथवा मद्रास स्कूल है। तो इन सब को हम डिटेल में अब जानेंगे, जो ये 4 उपशाखाएं हैं इनकी। तो सबसे पहले बात करें बनारस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ये क्या कहता है कि पंजाब व मिथिला को छोड़कर ये समस्त उत्तर भारत में लागू है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। उड़ीसा के साथ साथ उत्तरी भारत को भी ये कवर करता है। इसके बाद अगला आता है मिथिला लॉ स्कूल। ये क्या, इसके जो प्रमुख भाष्य है मिताक्षरा, चंद्रेश्वर द्वारा लिखित विवाद रत्नाकर, वाचस्पति द्वारा रचित विवाद चिंतामणि, स्मृति सार व मदन पारिजात, तिरहुत व बिहार में ये प्रचलित है। इसके अलावा लक्ष्मीधर द्वारा लिखित कल्पत्रु मिथिला स्कूल के प्रतिपादकों द्वारा स्वतंत्र रूप से उद्धृत किया जाने वाला प्रमुख कार्य है। इस स्कूल के सिद्धांत उत्तर भारत में प्रचलित है। अगला है महाराष्ट्र अथवा बॉम्बे लॉ स्कूल। ये पूरे महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश में प्रचलित है। कराना तथा मराठी बोली क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है मिताक्षरा, नीलकंठ द्वारा रचित व्यवहार मयूख, वीर मित्रोदय, निर्णय सिंधु, पराशर माधव्य व विवाद तांडव। अगला है द्रविड़ अथवा मद्रास लॉ स्कूल। इसकी बात करें तो ये समस्त जो पूरा तमिलनाडु है उसमें प्रचलित ये शाखा है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से? तमिल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये जो लॉ स्कूल है भारत के पूरे दक्षिणी भाग को कवर करता है। इस शाखा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? मिताक्षरा, स्मृति चंद्रिका, वैजंती, सरस्वती विलास, व्यवहार निर्णय, दत्तक चंद्रिका, माधवी, विवाद तांडव इत्यादि। अब इसके बाद अगला है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ की बात करें, मतलब ये जो इसके जो उपशाखाएं थी वो खत्म हो जाती है। अब हम वापस मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ पर आते हैं। तो ये क्या कहता है? ये जो है ये सहदायिकी की नींव सबसे पहले बेटे के जन्म पर रखने को मानता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सहदायिक पुरुष बच्चा है वो केवल जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसके मुताबिक एक महिला कभी भी सहदायिक नहीं होगी, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सहदायिक बनने का अधिकार दिया है। इसके मुताबिक एक संयुक्त परिवार का तात्पर्य क्या है? वो ये है कि केवल परिवार के पुरुष सदस्य से है, जिसमें उसका पुत्र, पौत्र और परपौत्र भी शामिल होता है। संयुक्त परिवार में उनका सामूहिक रूप से सहस्वामित्व या सहदायिक स्वामित्व होता है। अगर मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक हिंदू के यहाँ पुत्र पैदा होता है तो पिता और पुत्र एक साथ सहदायिक बन जाते हैं। इससे रिलेटेड एक केस लॉ की बात करें तो वो है थम्मा वेंकटा सुब्बम्मा बनाम थम्मा रत्तम्मा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि मिताक्षरा सहदाई की स्वामित्व और हित के समुदाय की एकता की एक अनिवार्य विशेषता है। अब इससे रिलेटेड हम एक केस लॉ और देखते हैं। वो कौन सा है? रेवना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2011 वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? वो ये कि शून्य अथवा अमान्य विवाह से उत्पन्न जो बच्चे हैं मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ आप शून्य अथवा अमान्य विवाह के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको इसके बारे में पता चल सके। तो ये बात हुई केस लॉ की। हालांकि ये जो बच्चे हैं परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अथवा उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे। साथ ही ये मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) में संशोधित प्रावधान से रिलेटेड था। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।